सो रजो विकृति असा आजचा अपना विषय है। सो रजो विकृति जब भी हम कहते हैं तो उसमें क्या क्या आता है। सो बहुत सारे सिम्टम्स उसमें है। हमारे डेली प्रैक्टिस में भी बहुत सारे पेशेंट्स इनके कंप्लेंट्स लेके हमारे पास आ जाते हैं, राइट। सो उसके साथ हमें डील कैसे करना है। पेशेंट्स कंप्लेंट तो बताते हैं लेकिन पेशेंट्स अलग अलग रिपोर्ट्स भी लेके आते हैं। सो रिपोर्ट्स भी हमें देखने हैं और पेशेंट्स को हमें उसके अनुसार यानी सिम्टम्स के अनुसार आयुर्वेद की पद्धति से देख के निदान करके ट्रीट करना है। रिपोर्ट्स और हमारी जो आयुर्वेदिक संप्राप्ति रहती है उसका दोनों का मेलजोल कैसा करें, ये सब आज के इस हमारे लेक्चर में हम देखेंगे। सो बेसिक जो सबको पता है रज क्या है। सो रसास्तन्यम ततो रक्तम, रस से रज तैयार होता है। रिवाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिस के भागदौड़ में बाद में ग्रंथ ओपन करके देखना पढ़ना थोड़ा सा दूर हो जाता है। सो मैं शुरुआत में ही सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट ना साल में एक बार चरक सुश्रुत और वाग्भट ऐसा जैसे हम पारायण करते हैं ना वैसे पढ़ने का है। उसमें कितना समझा है कितना नहीं समझा है, कितना हमारे ध्यान में रहा है, कुछ भी सोचने का नहीं, जस्ट पढ़ने का है। तो कभी तो सुश्रुत जी, कभी तो चरक जी, कभी तो वाग्भट जी को ऐसा लगेगा कि अरे ये साल हर साल पढ़ती है, इसको कुछ तो मैं बता दूं, राइट। सो इसी के लिए थोड़ा सा एक रिकैप। सो रसास्तन्यम ततो रक्तम। सो रस से रज धातु और रस से स्तन्य तैयार होता है। सो ये बेसिक हमें ये देखना है कि रज और स्तन्य इसका एक दूसरे का संबंध रहता है और एक दूसरे की चिकित्सा है ना वो भी एक दूसरे के लिए उपयुक्त रहते हैं। दूसरी है बात की रसादेवं स्त्रिया रक्तम रजस्तन्यम प्रवर्तते, ये ऐसे कहा गया है कि रस से तैयार होता है। सो एवरीवेयर हम जब भी देखते हैं कि रज की जब भी विकृति हमें देखने के लिए मिलती है तो रस धातु का जो विचार है वो हमें करना जरूरी है, राइट। सो रस धातु के बारे में सोचना है। दूसरी बात है कि जब भी गर्भकोष्ठ हम कहते हैं कि गर्भ जिसमें रहता है जो कोष्ठ है गर्भ का, तो उसमें विकृतियां जो रहती है वो भी इस रज के दृष्टि के कारण हमें देखने के लिए मिलती है। इसका कारण है कि ये रज जो है वो गर्भकोष्ठ में है, उसका आश्रय वो है। सो आश्रय जो है उसको वो दूषित करता है और अलग अलग योनि व्यापद उससे बन जाते हैं। आज का विषय रजो विकृति है, लेकिन रजो विकृति हमें देखने के लिए क्या रहेगा, इसमें कष्टार्थ रहेगा, हेवी ब्लीडिंग रहेगा या फिर ओलिगोमेनोरिया रहेगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन यही आगे जाके बड़ी संप्राप्ति पैदा कर देता है और इसी के लिए आज का ये विषय हमें देखना है। नेक्स्ट प्लीज। सो रज कैसे तैयार होता है, तो रस धातु से तैयार होता है। ये एक थोड़ा सा डायग्रामेटिक बताने का प्रयास किया है। सो जब भी हम आहार लेते हैं कोई भी, तो उसके ऊपर रस धात्वग्नि का जो है वो रस बनता है और रस के ऊपर रस धात्वग्नि का इम्पैक्ट आता है, राइट। रस धात्वग्नि जब भी कार्यरत रहती है तभी सो रस धात्वग्नि के ऊपर रस धातु के ऊपर क्या काम होगा। सो इसमें तीन बोल सकते प्रोडक्ट्स निकलते हैं। सो इसमें पहला जो है वो रस धातु निकलता है, दूसरी जो है वो रक्त का पोषकांश उसी से निकलेगा और जो वेस्ट जो रहता है रस से कफ ये मल उसका निकलता है। और उसी के लिए जब भी हम उपधातु देखते हैं तो कौन से निकलते हैं, तो उससे जो है वो बेसिकली रज है और दूसरा जो है वो स्तन्य है, राइट। सो रस के धात्वग्नि यानी रस का अगर धात्वग्नि विकृत हुआ है तो उसके कारण हमें देखने के लिए मिलता है कि रज की विकृतियां हमें देखने के लिए मिलती है, राइट। सो बेसिकली जाठराग्नि तो है, क्योंकि रस अगर अच्छा नहीं बनेगा तो उसकी विकृतियां हमें देखने के लिए मिलेगी और रस धात्वग्नि भी अच्छा नहीं रहेगा तो भी हमें रज की विकृतियां देखने के लिए मिलेगी। और भी एक रेफरेंस है कि रज जो है उसको गंधक यानी पार्वती रज ऐसा कहा गया है गंधक को, राइट। सो इसमें भी रज ऐसा शब्द आया है। सो शब्द के साधारण से अगर इसमें बता रहे हैं वॉल्यूम नहीं आ रहा है, जब भी हम देखते हैं कि जो पार्वती रज इसको गंधक को कहा गया है। सो इस गंधक का उपयोग जो है ना वो इस रस की विकृति में या फिर रज की विकृति में हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सो अगर हम गंधक को देखते हैं, सो सबसे ज्यादा
जो वनस्पति जो है द्रव्य, सो उसमें गंधक किसमें ज्यादा मिलता है? वनस्पति जो द्रव्य है उसमें गंधक किसमें मिलता है या फिर किसमें ज्यादा मिलता है? रसोन पलांडू। रसोन पलांडू, राइट, वेरी गुड। सो रसोन जो है वो हम देखते हैं कि इसमें जो शतपुष्पा, रसोन कल्प, ये जो काश्यप संहिता में बताया गया है, इसमें स्पेसिफिक लसुन कल्प करके एक पूरा अध्याय आया है। सो रजत की विकृति के लिए रसोन यानी लहसुन जो रहता है उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है, और इसी के लिए हमें ये देखना है कि रसों के अलग अलग कल्प जो है ना वो हम रजत विकृति में अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी ये बेसिक जो रस की जो हम फिजियोलॉजी बोलते हैं वो हो गई, राइट। सो रस क्या है, रज क्या है, तो रस का उपधातु है। रज जो है वो पार्वती रज है और जिसको गंधक को कहा गया है, इतना हमने देख लिया, राइट। और अभी इसमें विकृतियां कौन कौन सी देखने के लिए हमें मिलती है। सो उसमें पहली ही अगर विकृति हम देखेंगे, आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में हम ये देखते हैं कि अर्ली मेनार्की, राइट। पीरियड्स जो है वो कभी चालू होने चाहिए, तो वत्सरा द्वादशात् ऊर्ध्वं याति 50 अक्षयम, 12 साल 12 इयर्स जो है तभी से ये मेंसेस चालू होने चाहिए। आजकल हमें कितने साल की बच्ची आ जाती है कि हाँ पीरियड्स आ रहे हैं करके, 9 इयर्स, राइट। 9 इयर्स, 3 साल हम पहले आ गए हैं। सो ये क्यों हो रहा है और इसका रेमेडी क्या है? हम कैसा कहेंगे कि हाँ आजकल ऐसा होता है, ठीक है होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। आजकल ऐसे सतर्क माँ भी रहती है कि वो बताती है कि आजकल ऐसा बाहर हो रहा है लेकिन मेरी बच्चों को इतना जल्दी नहीं आना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? ऐसा अगर लेके आएंगे तो हम क्या कहेंगे उसको, राइट, वो भी हम देखेंगे। सो ये क्यों होता है? सो सबको मालूम है बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। ये हम कहते हैं कि आजकल मोबाइल हाथ में है, रादर माँ ही खुद देखती रहती है रील, तो वो बच्चा भी देखेगा ही। सो इसके लिए वो हार्मोनल चेंजेस जल्दी हो जाते हैं, ऐसे कहा जाता है। दूसरी बात है कि खाना पीना जो है वो जंक है। तीसरी बात है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आजकल बच्चों को भी, राइट। तो इसके कारण ये होता है। लेकिन इसमें हमें ये भी देखना है कि जो प्रेगनेंसी में माँ ने उसका खाना पीना कैसे रखा है, माँ ने प्रेगनेंसी के समय उसका विहार कैसे रखा है, सो उसके अनुसार उसके बच्चे में चेंजेस आने वाले हैं, राइट। अगर माँ ही अगर प्रेगनेंसी में हॉरर मूवीज तो हम कहते हैं कि नहीं देखना है, लेकिन बाकी जो ऐसे श्रृंगार रसपूर्ण अगर मूवीज देखेंगे तो उसका भी परिणाम बच्चे के ऊपर आने वाला है। तो ये भी हमें प्रेगनेंसी है पेशेंट को बताना चाहिए कि माँ ने क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। सो अगर ऐसा होता है तो इसमें इंसिडेंस हम देखते हैं कि 11 ईयर से पहले आजकल 40% में आ रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 40%, यानी 10 में से 4 जो है उसमें 9-10 ईयर्स में आ रहे हैं मेंसेस। सो इसके अगर हमें नहीं आना चाहिए, सो इसके लिए क्या करना है, नेक्स्ट प्लीज। सो इसमें बेसिकली षड्रसात्मक आहार बच्चों को देना चाहिए। आजकल टिन फूड का बहुत ज्यादा जमाना है कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, टिन फूड दे दो या फिर कोई भी फॉर्मूला मिल्क दे दो। सो ऐसी जो बातें रहती है ना, उधर से ही सब प्रोसेसेस चालू हो जाते हैं। रादर ड्राई जो मिल्क रहता है, यानी जो डिहाइड्रेटेड हम बोल सकते हैं, सो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स रहते हैं। इवन जो रेगुलरली वो कंज्यूम करते हैं, जो मेल पेशेंट्स रहते हैं, उसमें भी गायनेकोमास्टिया डेवलप होता है, ये देखने के लिए मिलता है। अगर ऐसी बात है तो ये टिन फूड हमें ज्यादा करके नहीं देना चाहिए, ये एक बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, बच्चे जब भी बढ़ते रहते हैं, यानी 8-9 साल, अष्टवर्षा भवेत् गौरी नववर्षा तो रोहिणी दशवर्षा भवेत् कन्या तदूर्ध्वं रजस्वलासात्, ऐसे कहा गया है, राइट। सो 10 साल तक तो नहीं आना चाहिए, 11-12 इयर्स ये ओके कहा गया है, राइट। सो इसमें अगर हमें देखना है तो षड्रसात्मक आहार देना, रोटी सब्जी दाल चावल सब लेना चाहिए। बच्चे बोलते हैं कि हम नहीं खाते हैं, या फिर माँ बहुत अच्छे से गर्व से कहती है कि मेरे बच्चे सिर्फ 2 ही सब्जी लेते हैं, पोटैटो और क्या बोलते हैं ग्रीन पीस, बाकी कुछ भी नहीं लेते हैं। सो ये पहले बंद करना है। बच्चों के सामने जो माँ कहेगी, जो माँ बोलेगी, उसके अनुसार उसका बिहेवियर या फिर वर्तणूक रहती है, राइट। उस जो करना नहीं चाहिए उसी को अगर हम ग्लोरीफाई करें तो उसके कारण उसको लगता है कि यस आई एम डूइंग राइट, राइट। अगर हम ऐसा हमेशा ही कहेंगे कि मेरा बच्चा है ना ऐसा ही है, सो उसको लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदलूंगा नहीं, राइट। सो ये पेरेंटिंग पहले बदलना चाहिए हमें।
सो इसके लिए कोई भी खाना हम सामने लेके आते हैं ना, सो खुद माँ ने पहले खाना चाहिए सब चीजें. सो उसमें खुद से लेके अगर खाती है की काय मस्त बनलंय असं म्हटल्यानंतर उसके पीछे लोगों ही मत आप, वो खुद ही अरे ये क्या खा रही है, इतना अच्छी बोलती है, तो वो आ जाएगी और खा जाएगी, राइट. सो इसी तरीके से बच्चों को हमें सिखाना है कि कैसे खाना है पहले. फिर उसके बाद में जो होता है आउटडोर गेम्स. आजकल हम फुटबॉल खेलते हैं या फिर बैडमिंटन खेलते हैं, जो कोई भी खेलते हैं वो भी सिर्फ अंगूठे से खेलते हैं. सो इसमें ही हम क्या करेंगे, वो फुटबॉल खेलेंगे या फिर बैडमिंटन वगैरह खेलेंगे. सो बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, आउटडोर जाओ गेम्स खेलो. अगर सोसाइटी में जगह नहीं है तो किधर तो ये क्या बोलते हैं संकुल वगैरह रहते हैं ना, उधर उनको भेजना है. और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो घर में ही ऐसे गेम्स हमें बनाने चाहिए. हमारे घर में बहुत सारी चीजें रहती है, उससे अच्छे गेम्स ऐसे बन जाते हैं. और फिर क्या है, एक्सपोजर मोबाइल का कम करना है. पहले माँ जो है उसमें खुद रील नहीं देखना है तो बच्चा रील नहीं देखेगा, ये सोचना है. और प्राणायाम का भी महत्व है. ऐसा सोचा जाता है कि प्राणायाम इतने छोटे बच्चों को कहा जाता है या नहीं जाता है. मेरा हिंदी थोड़ा सा इधर उधर है, समझिए. सो किया जाता है या नहीं किया जाता है, लेकिन यस किया जाता है. प्राणायाम जो है सो उसमें अनुलोम विलोम ओंकार ऐसे अगर हम बच्चों को सिखाएंगे सो उनकी वात की गति प्राकृत हो जाएगी, राइट. ये कैसे कहा गया है कि वत्सरा द्वादशाद ऊर्ध्वम, ये साइकिल है, एवरी मंथ आने वाला है. सो इसका कंट्रोल कौन कर रहा है, तो अपान वायु कंट्रोल कर रहा है. सो अगर अपान प्राकृत रहेगा तो ही मेंसेस प्राकृत आ जाएंगे. अगर अपान विकृत रहेगा तो मेंसेस जल्दी आने की संभावना है. और इसी के लिए प्राणायाम करना ये भी बात बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है. इसमें और भी एक बात मुझे जरूर कहनी है कि जैसे हम वयस्थापन गण का सोचते हैं कि एजिंग प्रोसेस जल्दी हो रहा है, इसके लिए वयस्थापन गण 40+ एज में या फिर 35+ एज में जब भी गर्भिणी गर्भिणी होना है उसको अपत्यकांक्षी है. सो ऐसे अगर माँ है उसको अगर हम लाते हैं ना तो उसमें हम ये जनरली वयस्थापन गण वगैरह यूज करते हैं कि उसका एजिंग प्रोसेस फास्ट ना हो. ये अगर मेंसेस जल्दी आ रहे हैं इसका मतलब एजिंग प्रोसेस फास्ट है, राइट. सो इसी के लिए इधर भी हम वयस्थापन गण जरूर यूज कर सकते हैं कि अगर एल्डर जो कोई भी डॉटर है उसको अगर जल्दी मेंसेस आए तो छोटे बच्चे में नहीं आना चाहिए जल्दी, इसके लिए तो एटलीस्ट हम जरूर कर सकते हैं. और फिर ऐसा पूछेंगे कि अभी आए ही है जल्दी मेंसेस तो क्या करें, राइट. सो उधर काउंसलिंग करना है, उसको प्राकृत जो साइंटिफिक मेथड है सब मेंसेस का वो उसको समझाना है. एंड व्हाट केयर टू बी टेकन, ये पहले माँ को समझाना है फिर बच्चे को समझाना है. इसमें हमारी जो रेलसवाना परिचर्या है वो उनको समझानी है, ये ध्यान में रखना है. नेक्स्ट प्लीज. फिर ऐसे और भी कुछ केसेस आते हैं कि जिसमें 9th 10th 11th ये एज स्टैंडर्ड का अगर एज होता है, यानी 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं में है, फिर भी मेंसेस नहीं आ रहे, ऐसे भी केसेस रहते हैं, राइट. सो इसमें हमें क्या करना है. सो पहले तो कैसा है ना कि नहीं आ रहे तो इसमें हमें बाकी के जो लक्षण है कि जैसे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं या नहीं है ये देखना है. अगर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हुए तो उसके लिए भी हम मेडिसिन दे सकते हैं. हमारे पास बच्ची नहीं लेकिन एक लड़का आ रहा था, ही वॉज इन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, और उसको अगर हम देखेंगे ना तो वो एक 8वीं 9वीं में रहेगा, इतना ही छोटा दिखता था, बहुत अच्छा होशियार था, लेकिन जो हम डेवलपमेंट बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो नहीं थे. ये आना चाहिए ना, जैसे मुस्ताच आनी चाहिए, ये आना चाहिए वैसे. सो उसमें हमने क्या किया था, सो उसमें रक्तपाचक और सुवर्णराज मंगेश्वर ऐसा यूज किया था, क्योंकि क्या रक्त जो है ना वही सब धातुओं का पुष्टि करने वाला है, जीवन देने वाला है इसके लिए. और रक्त से ही अगर हम देखते हैं कि गर्भावस्था में जो जो कोई भी ऑर्गन्स बनते हैं सो उस हर एक में रक्त है. सो शोणितफेन प्रभवः पुप्पुसः, फिर ऐसा जो जो भी है कि रक्त और कफमेध प्रसादात् वृक्को वगैरह. सो उसके कारण रक्त हमने यूज किया था, यानी रक्तपाचक यूज किया था, और उसके साथ में सुवर्णराज मंगेश्वर. सो ये देने के बाद 3-4 महीने के बाद उसको मुस्ताच वगैरह आने शुरू हो गए और उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से दिख गया. सो अगर मेंसेस नहीं आ रहे तो पहले ये देखना है कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स है या नहीं है. नहीं है तो इस तरीके से मेडिसिन हमें देने हैं. और अगर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं और फिर भी मेंसेस नहीं आ रहे, सो
कॉज है क्या वो देखना चाहिए। सो इसमें पहला जो है वो हाइपोप्लास्टिक यूटेरस। सो यूट्रस का साइज भी बहुत कम है तो इसके कारण नहीं आते हैं, जिसको रूडिमेंट्री यूट्रस कहेंगे हम। सो रूडिमेंट्री है तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो साइज में थोड़ा कम है और इसीलिए एंडोमेट्रियल की थिकनेस कम रहता है और फिर मेंसेस नहीं आते हैं, सो ऐसे केसेस में हम बहुत सारे पेशेंट्स को मेडिसिन दे सकते हैं। इसमें महापैशाचिक घृत जो है वो हम जरूर दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो फलश्रुति आया है उसमें बालानांच अंगवर्धनम ऐसे कहा गया है। सो सुबह शाम दोनों समय में जो शमन मात्रा है उसमें अगर दूध के साथ हम देते हैं तो पूरे शरीर का जो जीवन है वो आ जाता है और इसी के लिए ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ऑर्गन डेवलप होने के लिए मदद हो जाती है। दूसरी बात है कि सर्वै सर्वांग संपूर्ण भावै पुष्यति सप्तमे ऐसे कहा गया है, 7वां महीना जो है उसका वर्णन करते हुए। सो सर्व संपूर्ण अंगत्व आना ये 7th मंथ में होता है, राइट। सो 7th मंथ में हम अगर देखेंगे तो वो पूर्णांग गर्भ रहता है। सो अगर 7th मंथ का कषाय ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूट्रस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। सो 7वें मास का कषाय जो है इसमें दिया जाता है। और भी एक बात है कि ऐसे जो केसेस रहते हैं इसमें बस्ती का भी उपयोग बहुत अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। उसमें भी काश्मीरी घृत जो है उसका क्षीरपाक, बलाक्षीरपाक वगैरह करके उसमें काश्मीरी घृत ऐड करके अगर बस्ती देते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो उपयुक्त रहता है। सो ये हाइपोप्लास्टिक यूट्रस जो है उसके कारण अगर नहीं मेंसेस आते हैं तो उसमें हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। और भी एक लोकल कॉज रहता है कि जिसमें हाइमेन जो है वो इम्परफोरेटेड रहता है, एकदम सिंपल कॉज रहता है। सो इसमें हमें सिम्टम्स भी पेशेंट को पूछने हैं कि साइक्लिकल अगर पेन होता है एब्डोमेन में और फिर भी मेंस्ट्रुअल ब्लीड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि ब्लीड हो रहा है लेकिन दैट इज गेटिंग स्टैग्नेटेड इन वजाइना। सो इसमें एक सिंपल ऑपरेशन रहता है, वो ऑपरेशन करके क्रूशियट शेप जो है वो इंसिजन दिया जाता है हाइमेन के ऊपर और फिर ये मेंसेस चालू हो जाते हैं वन से। उसके बाद में और भी जब भी हम देखते हैं जैसे कहा जाता है उसमें एब्सेंस ऑफ यूट्रस या फिर एब्सेंस ऑफ ओवरी ऐसा अगर है तो उसमें अभाव है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। ये जो है ये भी हमें पेशेंट्स को बताना है, हम देख के देखेंगे अगर ऐसा कुछ नहीं रहता है इसमें, अगर नहीं है तो नहीं आएंगे, ये भी काउंसिल पेशेंट को हमें करना पड़ता है। उसके बाद में रज जो है वो कैसा है, वो मासी मासी रजस्त्रीणाम रसजं स्रवतित्रहम वत्सरा द्वादशादोर्ध्वं याहि पंचाशलक्षम, इसी का ही वाग्भट दीपिका करके जो श्लोक है उसका है स्त्रियांमध्ये प्रतिमासी रसज रसाचा होतो स्राव, 12 वर्षापासून आरंभ त्याचा 50शीत होतो क्षय, 50 वर्षापर्यंत मेन्सेस येतात 12व्या वर्षापासून। आता हे जेव्हा आपण बघतो कि 12 to 50 ओके, सो यही जो पीरियड है इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें आने वाले हैं। सो मेंस्ट्रुअल के इरेगुलरिटीज में या फिर मेंस्ट्रुएशन के जो जो कुछ भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उसमें। सो 12 to 50 ये हमारा टारगेट ऑडियंस रहेगा इसके कारण। ओके, इसमें जनरली अगर हम देखेंगे तो जो रज की प्रवृत्ति होती है, सो डे 1 to डे 4 ये जो है वो वात के अधिष्ठान में अख्तियारी में आता है, क्योंकि अपान वो कार्यरत है उसके लिए। जो 5th डे टू जनरली 14 डे कफ की अगर प्रकृति है तो उसमें सो ये जो है वो कफ के अधिष्ठान में या फिर कफ के प्रभाव में रहता है, और जो 15 to 28 है वो पित्त के प्रभाव में रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वयोः रात्रि भुक्ता नाम तेंत मध्याधिका क्रमान, राइट। सो सबसे पहला जो है वो कफ आएगा, सो मेंस्ट्रुएशन हो गया तो पहला कफ है, फिर पित्त आएगा, फिर वात आएगा। इसके कारण ये हमें देखना है कि कौन से फेज में पेशेंट को विकृति है और उसके अनुसार मेडिसिन जो हमें देने हैं वो कफग्न देने हैं, पित्तग्न देने हैं या वात शमन देने के लिए करने हैं। ओके, सो ये एक बेसिक उसमें। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। जनरली वात में आप दवा दे दो, सो दवा दे दो करके क्या देना है,
डे 3 पेन है, ये हमें पूछना है पेशेंट को। डे 1 पेन है तो उसमें वातशमन औषधि हमें देनी पड़ती है, कौन सी वो हम बताएंगे। और डे 3 पेन जो है उसमें जनरली क्या देखने के लिए मिलता है कि पेशेंट आते हैं सामने, बेटा बहुत ज्यादा पेन है, क्या हो रहा है, कितना दिन है, ऐसे पूछना है। सो पेशेंट पता है कि नहीं दूसरा तीसरा दिन है, तीसरा चौथा दिन है। सो ब्लीडिंग कितना हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। पहली केस जो है डे 1 पेन, उसमें ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तब तक पेन है, और जो डे 3 पेन है उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। सो ये पित्तज रजोदृष्टि जैसे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, इसमें पित्त की चिकित्सा हमें करनी है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। सो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जब भी हम कहते हैं तो डे 1 डे 3 ये तो मैंने आपको बता दिया। और भी एक बात इसमें रहती है कि जैसे ही हम कोई भी टेस्ट हमारा निकाल के देखते हैं तो उसमें क्या है कि वातेन वगैरह वगैरह जो श्लोक होता है, फिर उसके बाद में स्वौषधम पुनः पुनः दादकी पुष्पक देगा दाढ़ी मार्जन साधिता। सो वातज पित्तज कफज ये सब रहते हैं, और उसमें स्वौषध देना है। वात के लिए वात की चिकित्सा करनी है, पित्त के लिए पित्त की चिकित्सा करनी है, कफ के लिए कफ की चिकित्सा। इतना छोटा सूत्र में बता दिया, लेकिन इसमें मेडिसिन यूज करें तो कौन सी यूज करें ये भी तो बताना चाहिए ना, राइट। सो जो पेशेंट हमारे पास D1 यानी डे 1 के लिए पेन लेके आते हैं तो उसमें अगर वातशमन चिकित्सा करनी है, सो कॉमनली जो है वो तो दशमूलारिष्ट है ही कि हम नहीं बताएंगे तो भी पेशेंट अच्छे से ले लेते हैं, जो हमारे रेगुलर पेशेंट्स हो जाते हैं बाद में वो। दूसरी बात है बस्ती इसमें बहुत ही कारगर रहता है। सो बस्ती देना है जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ मेंसेस। पेशेंट अगर कहते हैं कि उसकी अगर मेंसेस की डेट 5 है, सो स्टार्ट द बस्ती एटलीस्ट 3 days बिफोर। सो ऐसे अगर करते हैं तो डे 1 पेन जो है वो कम हो जाता है। दूसरी बात है कि पहला जो पिक था उसमें बताया गया था कि हॉट वाटर बैग लेके वो बैठे हैं, लेकिन हॉट वाटर बैग ज्यादा करके यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उष्णता उत्पन्न करती है, पित्त की विकृति उत्पन्न करती है बाद में। तभी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जाके पित्त की भी विकृति उसमें देखने के लिए मिलती है। फिर ये जो हम अलग अलग मेडिसिन यूज करते हैं, सो उसमें बहुत ज्यादा पेन है तो उदरशूल भी तो कम होना चाहिए, राइट। सो उसमें जनरली जो है वो गोक्षुर, पुनर्नवा और गंधर्व मूल, ये अगर तीनों एक साथ यूज किया जाता है तो पेन बहुत अच्छे से कम हो जाता है। और भी एक है रात को सोते समय से कम हो जाता है। इसमें और भी एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे बस्ती दिया जाता है, लेकिन आज मैं थाना से बोरीवली अगर आ रही हूँ, सो आई टुक 2 hours, राइट। सो अगर मेरी पेशेंट बोरीवली से थाना आ रही है तो मैं उसको नहीं कह सकती ना कि आप 3 दिन के लिए बस्ती के लिए आ जाओ। सो उसमें हम क्या यूज करें, वैसे भी आपके पास भी थाना है कि अगर पेशेंट आ रहे हैं इधर, सो आप क्या करेंगे। सो इसमें हम पीछू यूज कर सकते हैं। सो बुध पीछू करना है, यानी कॉटन जो है वो सहचर तेल या फिर दशमूल तेल, इसमें ल्यूकवार्म करके सोक करके अगर मोशन की जगह रख दिए जाते हैं रात को, तो नॉर्मली जो है वो पेन बहुत अच्छी तरीके से कम आता है। एंड दिस कैन बी यूज्ड इन मेंस्ट्रुएशन फेज आल्सो। ओके, सो ये करना है। और इसके पहले मैंने स्लाइड दीजिए। सो जब भी पेन हम देखते हैं, सो इसमें बहुत सारे रिपोर्ट जो पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं, सो D1 पेन जो रहता है जनरली, सो उसमें लक्षण तो अलग अलग पेशेंट बताएंगे ही, लेकिन उसके साथ में रिपोर्ट बहुत बार जो रहता है ना वो एंडोमेट्रियोसिस ऐसा रिपोर्ट रहता है, राइट। सो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जो रिपोर्ट लेके आते हैं, एडेनोमाइसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है या फिर ओवेरियन PCOD है, इसके एंगल से हम नहीं देखेंगे, आयुर्वेद के एंगल से हम देखने वाले हैं आज इसके लिए। सो एंडोमेट्रियोसिस इसमें होता क्या है, सो इसमें अगर संप्राप्ति हम देखेंगे तो इसका कारण मॉडर्न के अनुसार अगर देखेंगे ना तो स्पेसिफिक कुछ नहीं है ऐसा कहा जाता है, राइट। लेकिन वो होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट भी है, इंटरनल भी है या फिर ऑपरेटिव भी ट्रीटमेंट है। लेकिन इसमें आयुर्वेद के नजरिए से हमें क्या सोचना है, संप्राप्ति कैसी होती है ये सोचना है, राइट। सो इसमें जब हम देखते हैं कि ये जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो जैसे ही धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो फिर वो एक जो स्पेसिफिक डे आ जाएगा, उसका ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा, फिर जो डेसिडुअल एंडोमेट्रियम है वो धीरे धीरे शेड ऑफ हो जाएगा और जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो है वो आ जाएगा, राइट। ये जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो आ जाएगा में विकृति है, जैसे कि अलग अलग पद्धति से हम देखते हैं कि आता महिन्याचे सर्व दिवस सारखे, ऐसा होता है नहीं होता है। रजस्वला परिचर्या अगर नहीं फॉलो करेंगे, अगर मेंस्ट्रुएशन में
ट्रेकिंग करोगे, अगर मेंस्ट्रुएशन में दौड़ोगे, अगर मेंस्ट्रुएशन में डांस नृत्य कोई भी प्रकार करोगे, सो उसमें क्या हो जाएगा, ये जो वायु की गति है ये इसमें विकृत हो जाएगी, राइट। दूसरी बात है कि ये जब भी हम एक्सेसिव एक्सरसाइज भी करते हैं उस समय, सो उसके कारण ब्लीडिंग में भी बढ़ावा आता है, ब्लीडिंग भी बढ़ जाता है। सो ब्लीडिंग बढ़ता है, लेकिन इधर से जाने के लिए एक ही इतना छोटा सा क्या बोल सकते हैं उसका आउटलेट है। सो जालियनवाला बाग हो जाता है इसमें, ओके। सो इसमें क्या हो जाएगा, ये बाहर नहीं निकलने लगता है। सो दूसरा आउटलेट कुछ ढूंढेगा ही ना, सो इसके लिए ये इधर से निकल के इंटरनल पेल्विक कैविटी जो है उधर शेड ऑफ हो जाता है। इट माइट बी ऑन द ओवरीज, on the pelvic floor or might be on the fallopian tubes, right? So ये जब भी endometrial bits उधर आ जाते हैं, so ये बाद में जाके जो मेंसेस आएंगे ना उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वो भी एंडोमेट्रियम ही है। सो नेक्स्ट मेंसेस में जब भी ये एंडोमेट्रियम ग्रो हो जाएगा, तभी ये भी एंडोमेट्रियम ग्रो होने के लिए चालू हो जाता है, और इसी के लिए D1 पेन उसमें ज्यादा रहता है, क्योंकि उसका थिकनेस बढ़ा हुआ है। सो इन्फ्लेमेशन होगा, सो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज इसी के लिए एंडोमेट्रियोसिस में आ जाता है, और वो जो इन्फ्लेमेशन है उसके कारण पेन रहता है, बर्निंग सेंसेशन रहता है, लोअर एब्डोमेन में फायर जैसा एकदम पेन रहता है। और सो ऐसा अगर है, सो इसके लिए हमें ट्रीट करने के लिए अभी आपके समझ में आया होगा कि संप्राप्ति कैसी हो तो ट्रीटमेंट कैसी रहनी चाहिए, राइट। सो पहली बात जो है वो तो वायु की गति है उसको हमें प्राकृत करता है। सो उसको समझाना है कि वेगों का अवरोध ना करें। इसका मतलब क्या है, पेशेंट को ऐसा अगर हम लिख के देंगे कि वेगों का अवरोध ना करें, वो उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। सो मीटिंग है या फिर कोई भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन चल रहा है, सो वॉशरूम जाना है तो जाना ही है, ये उसको एक तो पहले बताना है। आजकल सभी जगह मोदी जी के कृपा से वॉशरूम्स बहुत अच्छे हो गए, सो आजकल वो प्रॉब्लम नहीं हुआ है, राइट। सो ये एक बात है। दूसरी बात, कुछ स्पेसिफिक खाना है कि जो जस्ट बिफोर मेंसेस हमें अवॉइड करने के लिए पेशेंट्स को बोलना है, जैसे कि मटकी है, छोले है, ग्रीन पीस है, वाल है, ये बहुत ज्यादा वात करने वाले रहते हैं। इवन कॉलीफ्लावर ऑल्सो, उससे भी बहुत ज्यादा गैस बनती है। सो अगर ये वायु की दृष्टि इन आहार से होगी तो इसका जो बाहर निकलने का जो गति है, अपान की जो अधोगामी गति है, उसमें दिक्कतें आ जाएगी, और इसी के कारण ये पेन ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसी के लिए पेशेंट को आहार बताते समय